Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 23rd January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज रिचुअल्स डन, पीएम कॉल्स इट अ हिस्टोरिक डे. अब आप सभी को पता है कल क्या था, 22 जनवरी, और यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर में जो राम आप कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा हुई है. ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थापना हुई है इस आइडल की. जो राम जी का ये आइडल था तो उसकी यहाँ पर प्रतिष्ठा मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, यहाँ पर स्थापना हुई है. तो बहुत सारे लोग यहाँ पर थे. आप देखेंगे इसमें टोटल 8,000 से ज़्यादा भी यहाँ पर गेस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर रामलला को यहाँ पर टेंट में यहाँ पर उनको स्वागत किया. उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर थैंक द जुडिशरी फॉर द अपहोल्डिंग डिग्निटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मतलब इतने सालों बाद ये सारा रहा है तो ये इंडिया के लिए क्या रहा है, एक हिस्टोरिक डे रहा है. ओके, बहुत सारे लोग आए थे इसमें, मतलब 8,000 से ज़्यादा लोगों ने इस प्राण प्रतिष्ठा को यहाँ पर मतलब क्या किया था, आपका एड्रेस किया है. उसके साथ यहाँ पे 15,000 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं. यहाँ पे जो वेरियस रिचुअल्स थे उन्हें परफॉर्म किया गया है. सो आई होप आपको ये आर्टिकल मतलब ये आप सभी ने इस हिस्टोरिक मोमेंट को यहाँ पर विटनेस किया, ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है. सेकेंड आर्टिकल यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. चाइनीज वेसल इन इंडियन ओशन नाउ हेडिंग टू मालदीव्स. अब देखिए यहाँ पर एक चाइनीज रिसर्च वेसल है. क्या है? चाइनीज रिसर्च वेसल जियांग यांग योंग 3 इज एंटरिंग द इंडियन ओशन एंड हेडेड टू मालदीव्स अकॉर्डिंग टू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस. यहाँ पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो चाइना का रिसर्च वेसल है जियांग यांग ओंग, ये इसका नाम है, तो ये वेसल क्या कर रहा है, अभी इंडियन ओशन में एंटर कर रहा है और उसके बाद इंडियन ओशन से एंटर करके ये कहाँ जाएगा, आपका मालदीव्स में जाएगा. अब देखिए इसके पहले आप मैप देखेंगे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. ये है इंडियन ओशन. अब ये चाइना से यहाँ से आते हुए कहाँ जाएगा, ये आपका मालदीव्स में जाएगा. मतलब इसका जो प्रेजेंस है वो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इस रीजन में इंडियन ओशन में देखने को मिल रहा है. अब ये रिसर्च वेसल क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. मेनली जो रिसर्च वेसल्स होते हैं इज अ शिप और बोट डिजाइन मॉडिफाइड और इक्विप्ड टू कैरी आउट रिसर्च एट सी. तो ये जो आपका सी एरिया होता है ना, यहाँ पर रिसर्च करने के लिए ये रिसर्च वेसल्स होते हैं. लेकिन ये कहा जा रहा है कि चाइनीज वेसल है और ये कहाँ जा रहा है, आपका मालदीव्स में जा रहा है. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा जैसे कि अभी आप सभी को पता है ये आपका रेड सी यहाँ पर है. येमेन में जो हुथीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो कमर्शियल वेसल्स हैं उन पर अटैक कर रहे हैं. इसी के चलते यहाँ पर वेरियस ऑपरेशंस इंडियन जो हमारी नेवी है आप कह सकते हैं उनके द्वारा यहाँ पे वेरियस ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं. मतलब कह सकते हैं कि उनके जो इंडियन नेवी के जो एसेट्स हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है. तो अगर क्या होता है कि ये जो वेसल है इसके रडार में ये जो मतलब कि ये जो डिप्लॉयमेंट है, जो एसेट है वो आ जाता है, तो ये इंडियन की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया सिक्योरिटी के लिए क्या बन सकता है, एक इशू बन सकता है. तो ये तो सिर्फ अभी अपनी न्यूज़ है. फर्दर इसमें हम देखते हैं हमारे लिए क्या निकल कर आता है. तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि रिसर्च वेसल क्या होता है. रिसर्च वेसल एक शिप या बोट इस तरीके से डिजाइन होती है, मॉडिफाइड होती है कि वो जो सी एरिया होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, वहां पर रिसर्च कर सकते हैं. एक तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर चाइना का मतलब मालदीव्स के साथ अगर वही यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर मालदीव्स के साथ हमारा रिलेशन खराब होते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज्यादा आपके बढ़ते हैं, तो क्या होगा, ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बन सकता है. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज टैक्स कंट्रीब्यूशन बाय स्टेट्स नीड्स टू बी रिविजिटेड. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पहले जीएसटी के आने से पहले अगर हम बात करते हैं तो हर स्टेट का जो टैक्स कंट्रीब्यूशन था वो अलग अलग था. हर स्टेट की यहाँ पर टैक्स पॉलिसी थी, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट करते थे. लेकिन आफ्टर जब जीएसटी यहाँ पर आ जाता है तो ये जो अपॉर्चुनिटी है टैक्स के इंक्लूजन की, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है एक तरीके से किसके पास आ जाता है, आपका यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाता है. किस स्टेट से यहाँ पर इतना होगा, इतना होगा. अब देखिए हम बात करते हैं जो टैक्स कलेक्शन होता है टैक्स कलेक्शन होता है और जो रेवेन्यू का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है. तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा फाइनेंस कमीशन.
इस आर्टिकल में बस इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि किस चीज़ की कितनी वेटेज दी जाती है, किस चीज़ की कितनी वेटेज नहीं दी जानी है। तो देखिए हम पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफाइन द सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन। आपका जो आर्टिकल 280 है वो क्या करता है, यहाँ पर सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन करता है। ये फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हर 5 सालों में क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है। लेकिन अभी हमने देखा जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन था वो तो 5 साल से ज्यादा का हो गया। अब 16 फाइनेंस कमीशन को यहाँ पे अनाउंस तो कर दिया है ना, लेकिन ये जो 5 साल से, तो ऐसी कोई सिचुएशन कभी कभी आ जाती है कि उस टाइम पर क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपका कब स्टैब्लिश हुआ था, 1951 में, अंडर द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रीवियस प्रोविजंस एक्ट 1951 के अंदर हमारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर स्टैब्लिश होता है। अब देखिए फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, उसके बाद फिर ये सारी जो इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन का मेन काम ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका यूनियन है, घर का हेड है, उसको क्या करना है, रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो बेसिस पर होता है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले कौन सा होता है, पहले आपका होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि यूनियन गवर्नमेंट से आपका जो पैसा है, रेवेन्यू है, किसके पास आता है, स्टेट के पास आता है। ये हुआ आपका वर्टिकल। लेकिन हमने दे दिया, फॉर एग्जांपल ये 100 रुपीज है इनके पास, या फिर 1000 मान लीजिए, 100 ही मानते हैं अभी, 100 रुपीज है। इस 100 रुपीज में से जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनको हमने दे दिया यहाँ पे 42 रुपीज। कितना दे दिया, 42 रुपीज दे दिया। ओके, लेकिन अब ये जो 42 रुपीज है वो किस स्टेट को कितना मिलेगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, उसे हम कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यूनियन से जो स्टेट में आपका रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका वर्टिकल, और बिटवीन द स्टेट जो होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं, आपका जो 14th फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने ये कहा कि पहले जो स्टेट को कंट्रीब्यूशन जाता था वो कितना जाता था, 32% जाता था। लेकिन स्टेट्स ने यहाँ पर डिमांड की कि हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है, हम ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इसको 32% से इंक्रीज करके 42% कर दिया गया था। किसके द्वारा, 14th फाइनेंस कमीशन के। फिर आती है आपकी 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि अब हम इसे क्या कर देंगे, 41% कर देंगे। क्यों कर देंगे 41%, क्योंकि पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर एक आपका स्टेट था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अब आपका क्या बन चुका है, एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, वो हमारे कंट्रोल में, यूनियन के कंट्रोल में एक तरीके से आ गया, यूनियन का पार्ट है। तो इसे 42 से हमने, मतलब हमारा एक जो पार्ट है वो कम हो चुका है, स्टेट के उसमें हम देख रहे हैं वो हमारे अंडर आ चुका है, तो ये 42 से हमने 41% कर दिया। इस तरीके से ये हो गया नंबर्स में। अब ये स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस बेसिस पर होता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, वेरियस क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम डिस्टेंस होता है, एरिया वाइज होता है, पॉपुलेशन होती है, डेमोग्राफिक जो आपका परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट इकोलॉजी, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। तो इन ये सारे क्राइटेरिया है जिस बेसिस पर क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, इस आर्टिकल में भी पूरा यही दिखाया गया है कि जो आपका 10th फाइनेंस कमीशन था उन्होंने क्या रिकमेंड किया, कौन सा फॉर्मूला जो यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी है, और जितने भी आपके जो वेटेज है, कितना इंडिकेटर यहाँ पर रहा। सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आता है किसका, पॉपुलेशन का। ठीक है, पॉपुलेशन की बेसिस पे कुछ स्टेट्स ये कहते हैं कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर खर्चा ज्यादा आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें पैसे ज्यादा देने चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जिस स्टेट के पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनका जो खर्चा पानी होगा वो ज्यादा लगेगा, तो उन्हें पैसों की जरूरत ज्यादा होगी। लेकिन जिन स्टेट के पास यहाँ पर इनका एरिया भी छोटा है, जिनके पास पॉपुलेशन भी कम है, तो उनके इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी पैसों की। तो इसके चलते क्या होता है, हमने देखा 1990s में आपकी क्या आती है, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी आती है, जिसमें सदर्न स्टेट्स ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन नदर्न स्टेट्स इसमें अच्छा नहीं कर पाए। तो नदर्न स्टेट्स की जो पॉपुलेशन थी वो क्या होने लगी, आपकी बढ़ने लगी, और सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन यहाँ पर स्टेबल हो गई। इस पर सदर्न, जब यहाँ पर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का काम आया कि अरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो इन्हें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा रेवेन्यू देना चाहिए। इस पर ऑब्जेक्शन उठाया किसने, सदर्न स्टेट्स ने। उन्होंने बोला नहीं, हमने तो अच्छा काम किया, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो इस बेसिस पर क्या हमें नुकसान होना चाहिए, हम परफॉर्म भी अच्छा करें और हमें रेवेन्यू भी कम मिले, तो दिस इज नॉट फिजिबल, है ना। तो इसके चलते यहाँ पर फिर क्या होता है, 1971 का जो सेंसस होता है उस बेसिस पर जो रेवेन्यू उसको जनरेट किया जाता है, मतलब दिया जाता है। लेकिन फिर आपकी जो 15th फाइनेंस कमीशन आती है
सॉरी 15th फाइनेंस कमीशन आती है, वो क्या करती है, जो पॉपुलेशन 2011 की है उसको भी यहाँ पर यूज करती है आपकी, और उस बेसिस पर यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसको दिया जाता है। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है, ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो स्टेट की परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, और उस बेसिस पर उनका जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस बेसिस पर होना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टेट्स यहाँ पर अच्छा कर जाते हैं, कुछ स्टेट्स अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो जो स्टेट्स अच्छा नहीं कर पा रहे हैं स्टिल दे आर गेनिंग बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट्स मिल रहा है। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसका फायदा तो उनको मिल रहा है ना। लेकिन जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो उसको तो फायदा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, उनको तो वो लॉस में जा रहे हैं। तो ये बात इसमें यहाँ पर डिफाइन की गई कि इफिशिएंसी इज द रिवॉर्ड टू द स्टेट दैट एफिशिएंट इज कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड rationalizing spending. The trade-off between equity and efficiency is normative and remains dynamic in successive Finance Commission recommendations. Okay, so ये आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। और कुछ हम देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो इनका रोल क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल टैक्सेस जो आपके होते हैं उनको स्टेट्स के साथ शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल ग्रांट्स टू स्टेट्स, यहाँ पे जो सेंट्रल ग्रांट्स होते हैं उनको स्टेट्स के बीच में आपका डिस्ट्रीब्यूट करना, मेजर्स टू इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ स्टेट, सप्लीमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, एंड जो भी आपके मैटर्स उनको रेफर किए जाते हैं। तो ये सारा काम होता है आपका फाइनेंस कमीशन का। टेन्योर की बात करते हैं। So the member of the commission are appointed for the duration specified in presidential order. Presidential order में जितना भी tenure यहाँ पर define होगा उस basis पर इन members का tenure होता है, और the members are eligible for the reappointment. Qualification की बात करते हैं। So parliament has been authorized by the constitution to determine the qualification of the members and manner in which they are टू बी अपॉइंटेड। तो यहाँ पर ये जो पावर है क्वालिफिकेशन की किसके पास है, आपकी पार्लियामेंट के पास है, कि पार्लियामेंट क्या करेगी, यहाँ पर आपका ऑथराइज है, उनको ऑथराइज किया गया है कि जो भी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज पावर्स पार्लियामेंट ने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हैं अपॉइंटिंग द मेंबर्स, कि अगर कोई भी चेयर मैन है उसके पास पब्लिक अफेयर्स का, इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा, फाइनेंस का कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज हैं, क्वालिफाइड हैं, और कोई भी इंडिविजुअल है जिसका नॉलेज फाइनेंस में, अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट में बहुत ही ज्यादा है, वो भी स्पेशलाइज है, तो वो क्या कर सकता है, इसका पार्ट बन सकता है, मेंबर बन सकता है। अ पर्सन हु पजेस एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अ पर्सन हु हैज अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दे कुड बी अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, सो ये आर्टिकल था आपका। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। अब देखिए हम बात करते हैं अभी सितंबर 2023 में यूनियन गवर्नमेंट ने क्या एक आइडिया लेकर आया। अब हम क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन एंड वन इलेक्शन की। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाई लेवल कमिटी ऑन, इसके लिए हमने क्या किया, हाई लेवल ऑफ कमिटी को भी सेटअप किया है, जिसके चेयरपर्सन कौन है, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। लेकिन इसमें कोई टाइमलाइन सेट नहीं की गई है कि आपको अपनी रिकमेंडेशंस कब तक देनी है, कहाँ तक कैसे देनी है, बट स्टिल यहाँ पर एक आप सभी को पता है कि टाइम होता है कि अगर कोई भी कमीशन को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कोई भी कमेटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो आप यहाँ पर अपना व्यू तो दीजिए, एडवाइस तो दीजिए क्या है। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है, दो तीन चीजें आ जाती हैं। जो लोग इसके फेवर में है वो क्या कहते हैं, अब इस आर्टिकल में भी वही डिस्कस किया गया है, और कुछ लोग इस चीज के अगेंस्ट में है, वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है और कुछ लोग फेवर में है। फेवर में है वो ये कहते हैं कि देखिए हर 5 साल में क्या होता है, मतलब कि अगर हम बात करते हैं अगर इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होगा तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है ना, स्पेंडिंग्स होती हैं वो कम होगी। अगर हम 2024 की बात कर 14 की बात करते हैं, 14 में टोटल यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था 3870 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे सिर्फ आपके यूनियन लोकसभा के इलेक्शन में। तो हर साल इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ही बार आपका इलेक्शन होगा, आपकी 5 सालों तक स्टेबल यहाँ पर गवर्नमेंट रहेगी। अब बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो डिफरेंट थिंग है। दूसरा यहाँ पर जैसे क्या होता है, हमें हर साल इलेक्शन फेस करने पड़ते हैं, कभी लोकसभा के इलेक्शन तो कभी किसी स्टेट के इलेक्शन, कभी किसी स्टेट, कभी छत्तीसगढ़ के, कभी महाराष्ट्र के, कभी यहाँ पे सदर्न स्टेट्स में, तो हर साल यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हट जाएंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो फिर इलेक्शन पर ही फोकस करती है, लिए यहाँ पर रिलीज वगैरह इन पर फोकस करती हैं, जो उनका मेन गवर्नेंस का काम है, मोटिव है, उस पर यहाँ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग फेवर में है वो इस चीज को यहाँ पर
फेवर करते हैं। अब जो लोग इसके अगेंस्ट में वो ये कहते हैं कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आते हैं, पहली बात अगर हम 2024 में अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो कुछ स्टेट्स के अभी हाल ही फिलहाल में इलेक्शन हुए हैं, तो वहां की गवर्नमेंट का क्या होगा? तो उन्होंने तो अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। जिस गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल कि उनका इलेक्शन 2020 कह सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल उनका 2023 में होने वाला था, लेकिन हमने क्या किया कि अब वन नेशन वन इलेक्शन आ गया है, तो अब डायरेक्ट इलेक्शन कब होगा? 2024 में होगा। तो मतलब उनका जो आप टाइम है वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। दूसरी बात ये कही जा रही कि ठीक है, इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि जो पब्लिक की जो चॉइस है ना, पब्लिक की जो चॉइस है अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए, तो इसमें कितना भी खर्चा हो जाए, कितना भी प्राइस आ जाए, वो कभी भी हाई नहीं होता है। सो द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द इलेक्ट अ गवर्नमेंट ऑफ अ चॉइस ऑफ द पीपल इज अ प्राइस दैट कैन नेवर बी हाई। तो ये जो प्राइस है वो कभी भी हाई नहीं हो सकता है। सेकेंड चीज में ये कहा जा रहा है कि जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, कई बार ये 5 ईयर के साइकिल में 3-4 बार आपका यहाँ पर लग जाता है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो इसमें इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ये जो कंसर्न होना चाहिए, पहली बात तो वो इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए, है ना, कि हमें वोटर्स को कैसा उनका जो नेसेसिटी है उनकी क्या है चीज, ये सारी इलेक्शन पीरियड, ये ड्यूरेशन क्या है, ये इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए। उसके बाद आप सभी को SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 का जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि द स्टेट हैव एनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस एंड दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले द पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द एज यूनियन। तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट का क्या होता है, खुद का पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल लाइफ है लोगों के तहत, उसी तरीके से स्टेट का भी यहाँ पर क्या है, सेम उनका रोल आ जाता है, वो भी क्या है, इंडिपेंडेंटली उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन अब लेकर आते हैं तो ये क्या होता है, आपके फेडरलिज्म के अगेंस्ट में होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन वाला जैसा ही कॉन्सेप्ट चल रहा था। हम ये नहीं करें कि वन नेशन वन इलेक्शन ही था, लेकिन जितने भी स्टेट्स के और यूनियन के जो इलेक्शन थे वो एक साथ हो रहे थे, लेकिन बीच में हमने देखा कि कई बार आपकी गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाती है ना, गवर्नमेंट चेंज होती है, जिसकी वजह से फिर ये जो है आपका यहाँ पर चेंज हो जाता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज Why was FCRA registration for several NGOs cancelled? अब हम इस आर्टिकल को 3 दिन से पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जो FCRA ये जो टॉपिक है कितना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में जो हमारा द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, FCRA की हम बात कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये क्या करता है कि जो हमारे 2 प्रोमिनेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO थे, सेंट्रल फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR एंड वर्ल्ड विजन इंडिया, इनका जो लाइसेंस उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल कर दिया है, इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा कि जो CPR और जो आपका WVI इनको जो फंड मिल रहा था, वो इस फंड का जो फॉरेन डोनेशन इन्हें मिल रहा था, तो वो उसका यूज किस में कर रहे थे, प्रोटेस्ट और जो भी यहाँ पर लीगल बैटल से अगेंस्ट द प्रोजेक्ट्स, मतलब गवर्नमेंट के जो यहाँ पर वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने में, और उसके तहत में ये क्या कर रहे थे, फॉरेन डोनेशन का यहाँ पर यूज कर रहे थे, जो कि क्या कर रहा था, हमारे FCRA नॉर्म्स का यहाँ पर वॉल्यूशन था। तो इसी के चलते यहाँ पर इनका जो रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल किया गया है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो CPR said that the ministry's decision is incomprehensible and disproportionate, and some of the reasons given challenge the very basis of the functioning of the research institution. This include the publication of our website of policy reports emanating from our research being equated with करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर किसी भी हम NGO की बात करते हैं तो उनका मेन मोटिव क्या है, उनका मेन मोटिव यहाँ पर ये था कि जैसे कि वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना, उनके यहाँ पर जो पॉलिसी प्रोग्राम्स है इस पर ज़्यादा फोकस करना। लेकिन अभी हमने ये देखा कि ये जितने भी आपके NGOs हैं वो इनका जो मेन फोकस होता जा रहा है, किस पर होता जा रहा है, कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना है, उसको यहाँ पर उसके अगेंस्ट में जो बैटल है, यहाँ पर जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर यहाँ पर फोकस करना, उन्हें डाइवर्ट करना है। तो इसी के चलते यहाँ पर उनका जो रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल किया गया है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो देखिए, आज ऐसा कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा आपका जो राम टेम्पल कंसेक्रेशन आपका हुआ है उसके बारे में बताया गया है कि कैसी क्या चीजें रही, कितने लोग यहाँ पर आए हैं, है ना। तो
ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्रेसिडेंट अर्ज यूथ टू स्टे विजिलेंट अगेंस्ट मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये एक तरीके से आपकी एडवाइस है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। सो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ये कहा कि जितने भी हमारे यूथ हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है इसके अगेंस्ट में उन्हें कैसा होना होगा, विजिलेंट होना होगा। मतलब कि बहुत ही ध्यान से यहाँ पर उन्हें रखना होगा, चलना होगा, क्योंकि आज का जो टाइम है वो कैसा टेक्नोलॉजी का टाइम है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। तो आप उस टेक्नोलॉजी से कैसे बच सकते हैं, है ना, इस पर हमें फोकस करना होगा। ओके, सो इस आर्टिकल में यहीं तक आज है। और आप यहाँ पर देखेंगे ईरान एंड पाकिस्तान इनवॉइस टू रिटर्न टू ड्यूटी एज टाइज इंप्रूव। अभी आप सभी ने देखा था ईरान और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। इसी के चलते यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने, बोथ द कंट्रीज हैव कॉल्ड देयर एम्बेसडर्स, उन्होंने अपने जो एम्बेसडर्स थे, इनवॉइस थे, उनको विड्रॉ कर लिया था। बट अभी थोड़े से जो उनके टाइज हैं इंप्रूव हो चुके हैं और जितने भी ईरान और पाकिस्तान के इनवॉइस हैं वो अपनी ड्यूटी पर रिटर्न जा चुके हैं। ओके, सो देखिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।